एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जो कि विजयनगर साम्राज्य वाला चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि क्वेश्चन तो सभी से आते हैं और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। इसमें सिर्फ दो तीन क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। तो चलो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। बहुत जल्दी मैं इसको खत्म करने वाला हूँ, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा। तो बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, डीपली कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, आपने पहले पढ़ा होगा इसके बारे में। क्या हुआ था भाई, ये जो हम्पी के भग्नावशेष हैं इसकी खोज हुई थी। एक इंजीनियर थे, अभियंता, जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी। इनके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और इन्होंने यहाँ का पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना था और कुछ नहीं। इसके बाद चलो आगे, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं खाली वही हम डिस्कस करेंगे। मैं ये सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर जो बनाए वहां पे कवर करूंगा। तो कुछ चीजें जो मैंने क्वेश्चन आंसर में नहीं बनाई होगी वही मैं आपको बताऊंगा। एक चीज आप ये मैप देख लेना थोड़ा ध्यान से, दिख रही है आपको यहाँ पे कृष्णा नदी, यहाँ और तुकबंदरा, यहाँ से लेके दक्षिण, ये सारा क्या होता था, विजयनगर साम्राज्य होता था। ये राय नायक, और देख लो राय नायक, अमर नायक, ये क्या था इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले सेना प्रमुख होते थे, यानी साम्राज्य में जो शक्ति का प्रयोग करते थे वो सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः क्या करते थे, किलों पर नियंत्रण रखते थे, यानी किले वगैरह की रक्षा करते थे। जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे, यानी कि सशक्त समर्थन का मतलब है कि हथियार समेत इनके पास समर्थन होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे, यानी ये जो लोग थे प्रमुख, ये क्या करते थे, आमतौर से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कई बार बसने के लिए उपजाऊ जमीन की तलाश करते थे। किसान भी इनका साथ देते थे और इन प्रमुखों को नायक कहते थे। क्या कहा जाता था इन प्रमुखों को, नायक। अब क्वेश्चन बनता है कि नायक कौन थे, तो हम यही बोलेंगे कि नायक जो थे वो साम्राज्य की शक्ति का प्रयोग करने वाले सेना जो होती है उस सेना का प्रमुख यानी सेना का हेड वो होते थे। ये क्या करते थे, किलों पर नियंत्रण रखते थे। इनके पास पूरी सुविधाएं होती थी, हथियार वगैरह ये सारी सुविधाएं थी इनके पास। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और बसने के लिए उपजाऊ जगह की तलाश करते थे, और उपजाऊ जगह की तलाश में किसान जो थे वो इनकी मदद करते थे। और इन्हीं प्रमुखों को क्या कहा जाता था, नायक कहा जाता था। ये आमतौर पर कौन सी भाषा बोलते थे, ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। और कई नायकों ने विजयनगर शासक के प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, यानी इन्होंने क्या करा था, शासक राजा के आगे समर्पण कर रखा था। पर ये अक्सर क्या कर देते थे, कई बार ये विद्रोह भी कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। क्यों, क्योंकि इनके पास खुद सेना नियंत्रण वगैरह होता था, ये ताकतवर पक्ष था इसलिए। ये तो हो गए नायक लोग। अमर नायक प्रणाली क्या है, विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी ये अमर नायक प्रणाली। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली में कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अब देखते हैं कैसे। अमर नायक जो थे वो सैनिक कमांडर होते थे। कौन होते थे, सैनिक कमांडर थे। इन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो ये जो मतलब शासक था उन्होंने क्या कर रखा था, इनको प्रशासन यानी अधिक प्रशासन के लिए, काम काज चलाने के लिए इनको क्षेत्र दे रखा था। ये क्या करते थे, किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से टैक्स लिया करते थे। यानी अमर नायक जो थे उनको शासक ने कुछ क्षेत्र दे रखा था, वहां पे क्या कर सकते हैं, ये प्रशासन चला सकते हैं। और वहां से जो इनको टैक्स लेना पड़ता था, किससे लेते थे, किसान हो गए, शिल्पकर्मी हो गए, व्यापारी लोग, इन सब से टैक्स इकट्ठा करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों से निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये क्या करते थे, राजस्व जो होता है, राजस्व उसका कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग, अपने पर्सनल उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रखते थे। यानी जो टैक्स होता था उसका कुछ पैसा क्या करते थे, अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए, और घोड़े हाथियों को निर्धारित दल जो होता था उसके रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक थे, यानी इन सैनिक शक्ति प्रदान करते थे ये विजयनगर के शासकों को। जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप पे अपने नियंत्रण में कर रखा था, पूरा दक्षिणी भाग।
और ये जो है ये दक्षिणी भाग है हमारे मैप में नीचे का। राजस्व का कुछ भाग मंदिर, सिंचाई के साधनों के रखरखाव में भी खर्च किया जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अमरनायक। अमरनायक जो थे वो राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। भेंट का मतलब है गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट। और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होते थे। खुद मतलब उपस्थित होते थे दरबार में, क्योंकि जो राजा था वही तो इनका स्वामी होता था। उसी ने इनको क्षेत्र दे रखा था कि भाई इस क्षेत्र में तुम क्या करो, शासन करो, और वहां से जो टैक्स इकट्ठा होगा वो टैक्स हमें दे दो। तो उस टैक्स को ये उन्हें दे देते थे, लेकिन कुछ हिस्सा ही अपने पास रख लेते थे। तो राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। कई बार राजा क्या करता था, उनका ट्रांसफर कर देता था। मान लो कोई इस जगह पे काम कर रहा है तो उसको हटा के दूसरी जगह भेज देंगे, दूसरे वाले को उधर भेज देंगे। यानी इस तरीके से राजा ये दिखाता था कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था इनके सामने। और 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, यानी इन्होंने राजा को हटाकर खुद अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। इस कारण क्या हुआ, केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से हुआ। यानी जो केंद्रीय जो शासन था, यानी राजा का जो शासन था, उसका विघटन होने लगा, क्योंकि ये जो इनके अमर नायक थे इन्होंने खुद ही मतलब अपना शासन चलाना शुरू कर दिया कुछ जगहों पर। तो ये था दोस्तों नायक और अमर नायक। यहां से क्वेश्चन आ सकता था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कोई और क्वेश्चन है हमारे सामने। जल संपदा, एक ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। विजयनगर की जल संपदा हैरान करने वाली थी, इसके बारे में बताओ। तो विजयनगर को भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य था कि तुंगभद्रा जो नदी थी ना, यहां से एक प्राकृतिक कुंड निकलता था। यानी तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक कुंड बनता था जिसमें पानी इकट्ठा होता था। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। आसपास का जो भूदृश्य था, यानी जो जगह थी, वो ग्रेनाइट की पहाड़ियों से भरी हुई थी, और जो शहर के चारों ओर करधनी, यानी उसको सुरक्षा समझ सकते हो आप, कि उसका निर्माण करती थी। इन पहाड़ियों से क्या होता था, कई जल धाराएं निकलती थी, और ये आके किस में मिल जाती थी, नदी में मिल जाती थी। लगभग सभी धाराओं के साथ बांध बना दिया गया था। बांध बनाकर उनमें उनके साथ साथ हौज बनाए गए ताकि पानी को इकट्ठा किया जाए। क्योंकि ये जो एरिया था ये शुष्क था, यानी सूखा हुआ एरिया था, इसलिए पानी का संचयन यानी पानी को इकट्ठा करना, मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी था, और इसे शहर तक ले जाने के लिए बहुत बड़े प्रबंध किए गए थे। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक निर्माण हुआ था 15वीं शताब्दी में, जो कि आज भी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कमलपुरम जलाशय। कमलपुरम जलाशय। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सिंचाई होती थी, बल्कि इससे क्या हुआ था, एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाते थे। यानी जहाँ पे राजा वगैरह रहते थे वहाँ पे भी ले जाया जाता था ये पानी यहाँ से। और एक बात यहाँ पे थी सबसे महत्वपूर्ण, कि जल संबंधित संरचनाओं में एक हिरिया नहर थी। हिरिया नहर, इसको आज भी भग्नावशेषों के बीच में देखा जा सकता है। इस नहर को, इस नहर से में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाते थे, और धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने का प्रयोग किया जाता था। यानी जो पानी था उसका प्रयोग किया जाता था। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट ये भी है किलेबंदी। ठीक है, किलेबंदी, और दूसरा टॉपिक है हमारा महानवमी डिब्बा। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो ये दोनों ही टॉपिक पे मैंने डीपली एक अच्छे तरीके से वीडियो बनाई है, जहाँ पे मैं आपको, यहाँ तो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी में बढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ मैं आपको बहुत धीरे से मैंने समझाया अच्छे तरीके से। तो आप क्या करो, एपिसोड नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक की जो वीडियो है उनमें से किसी एक वीडियो में आपको मिलेगा, आप वहाँ से महानवमी डिब्बा और किलेबंदी वाला क्वेश्चन ढूंढो और उसको करो। और देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। अभी मैं इनको पढ़ाऊंगा वैसे आपको, दोबारा देख लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो। ये देखो महानवमी डिब्बा वाला क्वेश्चन है। और अगर हम आगे आते हैं तो अब हमें कुछ भी खास यहां से नहीं लग रहा है। चलो अब चलते हैं अपने पीडीएफ पे, हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर क्लियर कर दूं और फिर दिखाता हूं।
तो चलो दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है आपके अनुसार, हमें ये बताना है। और विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों ने जो जानकारी दी थी वो किस प्रकार से सही है, मतलब मदद करती है। तो देखते हैं भाई क्या है उसके भग्नावशेषों के बारे में। हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन के लिए बहुत सारी पद्धतियों का प्रयोग किया है। ये जो मैकेंजी थे, अभी हमने पढ़ा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और इन्होंने पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया था। इन्होंने क्या करा था, इनके द्वारा जो जानकारी मिली है विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। यानी इन्होंने जो जानकारी प्राप्त करी वो जो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी जो पूजा स्थल था वहाँ पे जो पुजारी लोग थे उनसे इन्होंने क्या करा, जानकारी प्राप्त करी और उनके बारे में इन्होंने लिखा। दूसरा पॉइंट है 1856 में क्या हुआ था, चित्रकार जो थे उन्होंने भवनों के चित्र बनाए, संकलित किए, इकट्ठे किए अलग अलग तरीके से। फिर जिससे शोधकर्ताओं ने उन चित्रों का अध्ययन करा और सफलता पाई उसके बारे में समझने में। ठीक है, भग्नावशेषों के बारे में जानकारी यहाँ से मिली। तीसरा पॉइंट है 1836 में क्या हुआ था, अभिलेखकर्ता थे जो अभिलेख वगैरह इकट्ठा करते थे, इन्होंने हम्पी के मंदिरों पर कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करा और फिर उन सारे अभिलेखों को बहुत अच्छे से समझा और उसको समझने के बाद इन्होंने क्या करा, इसको समझने के बाद इन्होंने इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए काम करा, प्रयास करा। चौथा पॉइंट है कि इस प्रयास में इतिहासकारों ने क्या करा था कि इतिहासकारों ने इन स्रोतों को और विदेशी यात्री जो आए थे उनके जो स्रोत थे, लिखे हुए जो वृत्तांत थे उनको लिया, तेलुगु भाषा में जो लिखे हुए साहित्य था उसको लिया, कन्नड़ भाषा का साहित्य लिया, तमिल भाषा का साहित्य लिया और संस्कृत भाषा का साहित्य लिया। सभी साहित्यों को रखा एक जगह और उन सब का मिलान करा। क्या ये सारी चीज़ें हर जगह मिल रही हैं? अगर सब चीज़ें एक जैसी लगभग मिली तो समझ लो वो सारी सच्चाई थी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, इतिहासकारों ने प्रयास करा सभी स्रोतों को विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषा में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। 20वीं सदी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातत्व संग्रहालय इन्होंने करा। कि जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण था इसने और कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय था इन्होंने मिलकर क्या करा, इसका संरक्षण करा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं 1976 में क्या हुआ, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दे दी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हो हमने पढ़ी थी कि ये जो हम्पी के पुरातत्व के बारे में जानकारी मिली है तो ये हमें इस तरीके से मिली है। तो आपको ये समझना है दोस्तों ध्यान से। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है और इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है ये देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता था? याद आ रहा है आपको? बिल्कुल अभी हमने यही पढ़ा था एनसीईआरटी में। तो विजयनगर जो था ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय रूप से देखें तो शुष्क क्षेत्र था, यानी सूखे क्षेत्र में से एक था। यहाँ पे पानी का संचयन और इसे शहर तक ले जाने के लिए प्रबंध किए गए थे। वो कैसे किए गए थे ये देखते हैं। विजयनगर जो था वो कई पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। तुंगभद्रा नदी जो थी उससे निर्मित उससे एक प्राकृतिक कुंड बनता था जिसमें क्या होता था, पहाड़ियों की कई जलधाराएं आकर मिल जाती थी और फिर इन धाराओं के साथ साथ बांध बना दिए जाते थे। बांध बनाने के साथ साथ यहाँ पे हौज बनाए गए थे और इन हौज में यानी इनमें कमलपुरम जलाशय जो है वो आज भी है। इस हौज का पानी जो है वो नहर के माध्यम से, नहर के द्वारा आसपास के खेतों को सींचने और राजकीय केंद्र तक ले जाया जाता था। यानी ये हौज का जो पानी था वो नहर के द्वारा आसपास के खेतों को सींचने और राजकीय केंद्रों तक ले जाया जाता था। इसके बाद है हिरिया नहर। हिरिया नहर की रचना हुई। हिरिया नहर जो थी ये तुंगभद्रा नदी पर जो बांध बनाया गया था। तुंगभद्रा नदी के बांध से पानी लाया जाता था हिरिया नहर में और इस नहर से फिर क्या होता था, इस नहर का पानी फिर यूज़ किया जाता था, इस्तेमाल में लाया जाता था। तो दोस्तों ये यहाँ पे जल